इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, उनको रिपब्लिक डे पे इंडिया के इनवाइट किया गया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। आज हमारे यहाँ एक थी, वो कोई रिचा चड्ढा जी, कोई एक्ट्रेस है, इन्होंने आज भारतीय सेना का मजाक उड़ाया, खून घोलता हमारा। इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, उनको रिपब्लिक डे पे इंडिया के इनवाइट किया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए आरजू जी, ये जो पहली बात जो यहाँ खुल के सामने आती वो ये आती कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलीजियस बेस्ड ना थी, ना है, ना होगी। अब इजिप्ट एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। फतह अल सीसी साहब इज अ मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुसलमान को बोला, बहुत पहले बहुत भी मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट आए हैं और 26 जनवरी को आएंगे। ही विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द कंट्री। और इंडिया के अगर आप पिछले 10, 20, 30 साल से स्टडी करें, इजिप्ट के साथ हमेशा रिलेशन अच्छे रहे। अब इजिप्ट का मतलब है आपका लगभग अफ्रीकन कंट्रोल, कॉन्टिनेंट का आपका कंट्रोल, बहुत बड़ा मुल्क है कॉन्टिनेंट का, वर्चस्व है अफ्रीका पे इसका। मोरक्को, मोरितानिया, इजिप्ट, इन सब का वर्चस्व है वहां पे। तो ये एक अच्छी चीज है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। इंडिया के अंदर जो रिपब्लिक डे परेड है उसके हवाले से इस दफ़ा भारत की जो सरकार है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी को जो है वो इनवाइट कर रही है। अच्छा, फतह अल सीसी जो है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना, अरब स्प्रिंग के बाद जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई और फिर वो जस्ट 51% गवर्नमेंट थी और उसके बाद फिर ये आर्मी चीफ थे और उन्होंने टेक ओवर कर लिया और ये प्रेसिडेंट बन गए और ये 2014 से प्रेसिडेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि भारत जो है वो जो रिपब्लिक डे परेड है उसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट बना दिया। और जो अगर आप पिछले उससे पीछे चले जाए, अभी से 2 साल पहले तो कोविड की वजह से कोई नहीं आया था, लेकिन ब्राज़ील के सदर जो थे वो भी आए, बोल्सोनारो आए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आए और बहुत सारे ममालिक के लोगों को जो है वो बुलाया गया। मलेशियन को बुलाया गया, इंडोनेशियंस को बुलाया गया 2017 में मोहम्मद बिन जैद को बुलाया गया, 2016 में फ्रांसिस हॉलैंड को बुलाया गया, उस वक्त फ्रांस के सदर थे, 2015 में बराक ओबामा थे, 2014 में शिंजो आबे थे और इसी तरह ये चले जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। देखिए, ये एक होती है, दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। है तो अपना एक रिपब्लिक डे, लेकिन उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो कि एक मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक एक सक्सेस है इनकी, ठीक है जी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट नहीं की, पाकिस्तानी लीडर तो सत्तू पी के सोए हुए हैं और पाकिस्तानी लीडर्स को तो जब मुसलमानों का ख्याल आता है या मुस्लिम दुनिया का ख्याल आता है, इनको तो रियाल और दिरहम की समझ आती है। इनको तो रियाल और दिरहम से आगे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ इतना करीब हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो ना तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्ले जो है वो प्लेयर है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है ना बस ये है कि ठीक है, एक हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है तो अब बस ठीक है, इनके साथ ताल्लुक़ रखो, ज़रूरी है, इनके पास फ़ौज है। एक बड़ी जो चीज़ वो समझते हैं कि शायद इनका जो ये सिक्का फ़ौज वाला कभी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि छोटी स्टेट्स है, अरब स्टेट्स है, तो दे आर वल्नरेबल मिलिटरीली। आज हमारे यहाँ एक थी, वो कोई रिचा चड्ढा जी, कोई एक्ट्रेस है, इन्होंने आज भारतीय सेना का मजाक उड़ाया, खून घोलता हमारा। और जब बैक फायर कर गया, कह रही मेरा मामा वहां का, मेरा चाचा ये क्या है, नाना फौजी है। मैं पूछता हूँ तुमने ये स्टेटमेंट बोल कैसे दिया? बताओ, कंटेक्स्ट बताओ, स्टेटमेंट को प्रूव करो, योर कंटेक्स्ट इज राइट। मैंने इनको ट्विटर हैंडल देखा रोहित भाई, पता है सबसे ज्यादा रिट्वीट कौन हो रहा है ट्विटर हैंडल पे? फैक्ट फाइंडर मोहम्मद जुबैर, सबसे ज्यादा रिट्वीट वो हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और इनकी शादी किससे हुई तो पता ही है हमें, चलिए शादी का फर्क नहीं पड़ता। और आज मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों सपोर्ट आ रहे, केले फेयरलेस रीता चड्ढा के, ऋषभ चड्ढा के पीछे सब क्यों पड़ रहे हैं? पाकिस्तान से सपोर्ट आना भी शुरू हो गया। अभी मैंने जवाब दिया उसको, मैंने भी ट्विटर पर जवाब दिया। मैंने कहा क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे भाइयों का अपमान, शहीदों पे मजाक, शहीदी पे राजनीति नहीं होने देंगे।
हमारे 20 भाई मरे थे रोहित भाई, 111 चीनियों को मार के मरे थे, एक एक ने 10-10 मारा, निहत्थे हाथ थे, सब 0 टेम्परेचर था। इनको आइडिया भी किस चीज की बात करिए, कौन गोलता हमारा। आप हमें गाली दो कोई तकलीफ नहीं, रोहित शर्मा को गाली दो कोई तकलीफ नहीं, फौजी को गाली दी, भारत माता को गाली दी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तो कसम खा ली आज के बाद ऋचा चड्ढा की पिक्चर नहीं देखूंगा। ऐसे पिक्चरें बहुत कम देखता हूं। मैं नहीं कहता बाइकआउट करो ये करो, पर मेरा ये मानना है कोई भी देशभक्त, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय का खून गोल रहा होगा आज। क्योंकि देखिए रोहित भाई, हमारी आन बान शान, हमारी पहचान भारत, भारत के फौजी तिरंगा पे मजाक नहीं सहेंगे, भारत माँ की शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। मेरा ये मानना है जो हाथ उठता है यहाँ की तरफ हम हाथ काट देंगे, जो पांव रखता पांव काट देंगे, और किसी ने यहाँ रखने का कदम साहस किया तो उसको इसी जमीन में गाड़ देंगे। जहां तक भारत की बात आई, इंडिया इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल, इंडिया फर्स्ट। मजाक की संभावना नहीं है। जहां हमारे 20 भाइयों की लाशें गिरी है, जहां बलिदान किया, वहां संभव मजाक कर रहे हो। अफ्रीका में अपना स्टैंड बनाना, अफ्रीका में अपनी रीच बढ़ाना, अफ्रीकन कंटिनेंट में इन्फ्लुएंस करना और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस करना। देखिए मिडिल ईस्ट में एक अलायंस है, ये अलायंस है टर्की का और पाकिस्तान का। अभी जो पीछे PFI वगैरह पकड़ा गया, तो इसमें टर्की की फंडिंग, ISI का रोल और मुस्लिम ब्रदरहुड, 3 चीजें देखी। ये बहुत वाज़ेह क्लियर सामने आ गई। अब मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? फतेह अल सीसी। सबसे बड़ा क्रैकडाउन किसने किया मुस्लिम ब्रदरहुड पे? फतेह अल सीसी का। वो तो कहते हैं कि हमारा नंबर 1 दुश्मन है ये। तो कहीं ना कहीं दुश्मन के दोस्त के साथ दोस्ती करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहाँ पे, आई विल नॉट ट्राई टू मिन्स माय वर्ड्स, एक स्ट्रेटजी है। और इससे हमें अफ्रीका में पार्टनर मिलता है कि मिडिल ईस्ट में हम अपने I2U2 से और बाकी अलायंसों के थे, वी आर फर्मेंटिंग आवर रिलेशंस विद UAE, वी आर फर्मेंटिंग आवर रिलेशंस विद सऊदी अरबिया और इजराइल। ये 2-3 हमारे कंट्रोल और कंट्रीज। और GCC की बात करें तो ये करीब 6 कंट्रियां मिल जाती है। तो अगर हम 6 GCC को देखें और उसमें इजराइल डाल दें तो लगभग मिडिल ईस्ट में आपकी पकड़ पूरी है। ईरान से हमने थोड़ा बहुत तेल लेना भी शुरू कर दिया, तो यहाँ इस तरफ ईरान हो गया और यहाँ इस तरफ आपके 6 GCC की कंट्रीज हो गई। अब नीचे जाइए, नीचे में जो वहाँ का एक नॉर्थ अफ्रीका एक गेम चेंजर जो है वो है इजिप्ट। और इजिप्ट से हमारा हमेशा से ट्रेडिशनली एक अच्छा रिलेशन रहा है। और ये जो अब नया नेक्सस बना रहा पाकिस्तान और टर्की, इसको काउंटर करने के लिए आपको पार्टनर मिडिल ईस्ट में भी चाहिए, आपको पार्टनर नॉर्थ अफ्रीका में भी चाहिए। और इजिप्ट एक अच्छा पार्टनर है, लाइक माइंडेड कंट्री। इज नॉट, अगर इजिप्ट की भी फॉरेन पॉलिसी आप देखेंगे रिलीजन बेस्ड नहीं है, पाकिस्तान की तरह रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाता। इसलिए मैंने ट्रेड वेट पहले क्यों बताने की गलत नॉन के यार इंडिया का कोई होगा $200 बिलियन का ट्रेड, कुछ हाईवे बनाने हो, डैम बनाने हो, इसलिए उनसे दोस्ती करें, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स स्ट्रेटजिक टाइप। और अगर वो हमारे दोस्त हैं, हमें उनका एहतराम है, तो हमें उनको वो इज्जत देनी चाहिए और वो इज्जत हम उनको दे रहे हैं। मतलब इतनी सी बात है, और कोई इसमें कुछ ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। रशिया के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी है, रशिया के ताल्लुकात चाइना के साथ भी है। क्वाड बना है चाइना के लिए, अमेरिका कहता है कि रशिया को हमने घेरना है। लेकिन ये सारी चीजें जो है एट ए टाइम, एक टाइम पे ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। तो कैसा देख रहे हैं कि वहां पे इस हवाले से कोई वो नहीं, वो उन्होंने कहा बल्कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जितना हो सकता है मैक्सिमम एक दूसरे का साथ देंगे। देखिए अगर आप अभी देखें, इंडिया इज वॉकिंग अ फाइन डिप्लोमेटिक टाइट रोप, क्योंकि आप रशिया के साथ भी डीलिंग कर रहे हो अपना ट्रेड वाला, अमेरिका के साथ भी डीलिंग कर रहे हो, आप मालाबार एक्सरसाइज भी कर रहे हो जो सबसे बड़ी होगी अभी, राइट। तो ये सारी चीजें फखर भाई चल रही है। देखो इट इज नॉट ईदर और, ये या वो, ये भी वो भी, सवाल ये है। और ये ऐसे करे जो कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया ने जहां जहां हमें जो जो चाहिए था उनसे उन्होंने दिया, रशिया ने अपना पूरा वायदा निभाया। अमेरिका से भी हमें जो भी चाहिए, कुछ पिन पिक डिप्लोमेसी चीजें छोड़ के हमें हर चीज मिल जाती है और टाइम पे मिल जाती है, राइट।